नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज जब पूरे भारत में, बल्कि यूं कह लीजिए पूरी दुनिया में एक चर्चा चल रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब तबाही की तरफ बढ़ रही है, एक आर्थिक सुनामी आ रही है। ये राहुल गांधी ने इसकी भविष्यवाणी की है। जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही तबाही आ जाएगी। तमाम अर्थशास्त्री बर्बादी के संकेत दे रहे हैं अर्थव्यवस्था की, वो अर्थशास्त्री भी जो सरकार के समर्थक होते थे। ऐसे में मैं आपको 15 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2011 में जो विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन है उसने एक कवर छापा था। आप स्क्रीन पर वो कवर देख सकते हैं टाइम मैगजीन का, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस चाइना, भारत बनाम चीन। यानी चीन बनाम भारत नहीं, भारत बनाम चीन। भारत को आगे रखा गया है और उसमें दो चित्र आपको दिख रहे हैं। एक हाथी का है जो भारत का प्रतीक है, जो आक्रामक है, और आकार में भी जो ड्रैगन है लाल रंग का उससे बड़ा है। हरे रंग का हाथी बड़े आकार में सूंड उठाए हुए, और दूसरी तरफ ड्रैगन है जो उसके प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने है। अब ये जो पूरा शीर्षक है और पूरा जो कवर है वो ये दिखाता है कि हाथी ड्रैगन पर हावी हो रहा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था से आगे निकल सकती है, इतनी तेजी से उभर रही है, इतनी आगे चलकर ये आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो सकती है। यानी दुनिया पर किसकी अर्थव्यवस्था राज करेगी, ये इसकी टाइम की हेडलाइन है। विच इकोनॉमी विल रूल द वर्ल्ड, अ टाइम डिबेट। किसकी इकोनॉमी दुनिया पर राज करेगी, ये एक डिबेट स्टाइल का इशू था जिसमें दोनों देशों की तुलना की गई थी। और आप कवर से समझ गए होंगे कि भारत को इसमें कितना महत्व दिया गया था। अब इस पूरे परिदृश्य को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। आर्थिक सुधारों के बाद उसका असर दिख रहा था और कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स, मीडिया घराने भारत को डेमोक्रेटिक पावर हाउस के रूप में देख रहे थे। चीन पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग में भारत से आगे था, लेकिन भारत को सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स मिलना था युवा जनसांख्यिकी के कारण और लोकतंत्र के कारण, इसे लंबे समय में भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जा रहा था। और टाइम के आर्टिकल्स में ये जो डिबेट थी वो ये थी कि द केस फॉर इंडिया, द केस फॉर चाइना। अब ये आप संदर्भ 2011 का देखिए कि उस समय भारत जो कि हाथी के रूप में दिखाया गया है, भारत हाथी का पारंपरिक प्रतीक है, शांत लेकिन शक्तिशाली, जबकि ड्रैगन चीन का प्रभाव है। कवर पर हाथी आक्रामक दिखाया गया जैसा मैंने कहा, और उसे दुनिया आशावाद के नज़र से देख रही थी और ये दिखा रही थी कि भारत चीन को पछाड़ सकता है। अब देखिए कि आज क्या हालत है। हालांकि उस समय भी जैसा मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग में चीन आगे था। भारत से लगभग 4 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वो बन चुका था, लेकिन आज वो 5 गुना से ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में बन चुका है। भारत टेक्नोलॉजी में पिछड़ चुका है, ऊर्जा के क्षेत्र में पिछड़ चुका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, हर मानदंड पर चीन ने भारत को पछाड़ दिया है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ कि 2011 में जो देश आगे बढ़ता दिख रहा था दुनिया को, आज वो तबाही के कगार पर खड़ा है। इसे समझिए। इससे 2011 में जब ये सब हो रहा था, अचानक एक एक करके घोटाले सामने आने लगे। 2G घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, इस तरह के
तमाम घोटाले सामने आने लगे और उन घोटालों की वजह से सरकार का कामकाज एक तरह से रुक गया और ये शोर मचने लगा कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है सरकार को, अब वो कुछ कर नहीं पा रही। ये अभी भी फिर से दोहराया जाने लगा है मोदी सरकार के संदर्भ में भी कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, बल्कि पॉलिसी वैक्यूम हो गया है, पॉलिसी है ही नहीं। तो उस समय ये सारे एक के एक घोटाले सामने आए और उससे पूरा जो फिजा था भारत की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का, वो सब मटिया मेट हो गया। ध्यान रखिए 2008 के सब प्राइम क्राइसिस जो यूएस में हुई थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था, लेकिन भारत उससे किसी तरह से निकल आया था। ये इसका श्रेय आप मनमोहन सिंह को दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे उस क्राइसिस को हैंडल किया। तो भारत उस क्राइसिस से निकल आया था। 2011 में वो अपने आप को उभरती हुई भविष्य की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन तभी एक के बाद एक अर्थव्यवस्था पर हमले होने लगे, तमाम तरह के घोटालों की बात होने लगी, इस्तीफे होने लगे, 1-2 मंत्री जेल भी गए और इससे पूरा माहौल बिगड़ गया। अब ये समझने की ज़रूरत है कि घोटाले तो एक के एक बात उजागर होते रहे, लेकिन आज तक कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। यानी आप देखिए सीएजी के जो विनोद राय थे, उन्होंने 1,75,000 करोड़ का घोटाला घोषित कर दिया, लेकिन हुआ क्या? वो घोटाला कहीं था ही नहीं। वो घोटाला नोशनल था, लेकिन उससे देश भर में ये फिजा बन गई कि अरे बाप रे, इतना बड़ा घोटाला इस सरकार ने कर दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि उस समय के मीडिया ने भी बगैर ठीक से जांचे परखे जो हवा बनी विपक्ष की तरफ से, उसने उसको उछालना शुरू कर दिया। हम जैसे पत्रकार लोग भी उस झोंके में आ गए। हमने भी उस सरकार पर तीखे हमले किए, बार बार हमले किए, प्रोग्राम्स किए, टीवी चैनलों पर लेख लिखे। ये तमाम चीज़ें उस समय हुई और सरकार की छवि धूल धूसरित हो गई। सरकार की छवि धूल धूसरित हो गई वो एक बात है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था ही संकट में फंस गई और उस संकट से अर्थव्यवस्था फिर कभी बेहतर ढंग से उभर ही नहीं पाई। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो क्राइसिस पैदा हुई, वो सचमुच में क्राइसिस पैदा हुई या पैदा की गई, और उस क्राइसिस को मीडिया ने कितना बढ़ावा दिया, कितना कारपोरेट सेक्टर ने इसको बढ़ावा दिया सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि आप हमारे हिसाब से रिफॉर्म कर दो, हमारे हिसाब से पॉलिसी बना दो, नहीं तो हम ये प्रचार करेंगे कि ये पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है इस सरकार को। अब ये जो एक अच्छी खासी चल रही सरकार पर इस तरह से अटैक हुए और फिर आप जानते हैं कि ये माहौल बना जो करप्शन का, उसमें अन्ना आंदोलन आ गया। अन्ना आंदोलन केजरीवाल के पीछे आरएसएस खड़ा हो गया और तमाम वो जो लोग आरएसएस के थे, अंदर से थे, चाहे किरण बेदी हो, चाहे वीके सिंह हो, चाहे रामदेव हो, चाहे आप तो ये भी कह सकते हैं कि कुमार विश्वास जैसे लोगों की धारणाएं भी जो सवर्ण हिंदूवादी सोच है, उस तरह के लोग भी इसमें घुस गए भारत माता के नाम पर, और अन्ना हजारे भी उसी तरह के व्यक्ति थे। तो पूरा माहौल इस तरह से बना कि जिसकी चोट भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ी। यहाँ आप मनमोहन सिंह की सरकार को बख्श नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी इस क्राइसिस को हैंडल करने में नाकाम रही। वो दबाव में आ गई। उसने इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए कोई इस तरह का अभियान नहीं चलाया कि कारपोरेट जगत को समझाते कि देखिए ये अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होंगी तो सारी तबाही हो जाएगी। मीडिया से इंटरेक्शन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लगातार था। ये भी उस सरकार को श्रेय देना चाहिए कि उस सरकार ने मीडिया को दबाया नहीं, मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की कोशिश नहीं की, और मीडिया अपने अंदाज में काम करता रहा। हालांकि वो नकारात्मक अंदाज था, बिना तथ्यों की जांच पड़ताल के किया जा रहा एक अभियान जैसा बन गया था। और हम सब जानते हैं कि मीडिया में संघी तत्व कितने भरे पड़े हैं, और मीडिया में
पहले से ही बीजेपी के लोग प्लांटेड हैं, एडिटर्स लेवल पर हैं, तो उन्होंने इस पूरे माहौल को और हवा दी। एक पूरा एक कहना चाहिए कि एक कैंपेन चल रही थी, मीडिया और आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर, जिसमें कारपोरेट भी शामिल हो गया था, और इस तरह से एक जो कारवां चल रहा था सफलता का, एक जो मुहिम चल रही थी, एक मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, वो अचानक आप देखते हैं कि ढह के गिरने लगता है, बिखरने लगता है। और 2013-14 तक अर्थव्यवस्था के बारे में जितनी भी सकारात्मक चीज़ें कही जा रही थी, वो नकारात्मक दिखने लगती हैं। 2011 में हाथी दुनिया में गरज रहा था, चिंघाड़ रहा था, और 2013-14 तक वो हाथी सुस्त होकर बैठ गया, उसकी सूंड नीचे हो गई, और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो कहीं पहुंच सकती थी, जो चीन से भी आगे निकलने का दम रखती थी, जिसमें जो एक रफ्तार पकड़ चुकी थी और उसके फल भी आम लोगों को मिल रहे थे। ये बात सही है कि आर्थिक सुधारों की वजह से जो पूरी अर्थव्यवस्था में खराबियां पैदा हुई, वो तो पैदा हो ही रही थी। असमानता बढ़ रही थी, और कुछ खास सेक्टर्स में बहुत डिस्ट्रेस था, किसानों की आत्महत्याएं भी हो रही थी, छोटे उद्योग धंधे चौपट भी हो रहे थे, ये भी सही बात। लेकिन वो अर्थव्यवस्था अगर आप उस पूंजीवादी खांचे में देखें तो वो अर्थव्यवस्था ग्रोथ की तरफ थी, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, और उस ग्रोथ का फ़ायदा पूरे देश को भले ना मिल रहा हो, लेकिन 30-40 करोड़ लोगों को मिल रहा था। एक बड़ा मध्यम वर्ग तैयार हो गया था, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए इंजन की तरह काम कर रहा था। और अगर 2000 वाला पेस कायम रहता एक दशक और, तो आज हम बेशक चीन से आगे न निकल पाते, लेकिन चीन के आसपास कहीं खड़े होते, और इस गर्व के साथ खड़े होते कि हमने एक निरंकुश व्यवस्था के तहत तरक्की नहीं की है। हमने अपनी डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए, उसे फलने फूलने का मौका देते हुए, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये एक अवसर था, एक अपॉर्चुनिटी थी, और उस अपॉर्चुनिटी को भारत दोनों हाथों से पकड़ चुका था 2011 में, और वो अपॉर्चुनिटी हाथ से फिसल गई रेत की तरह। इस पूरे पीरियड को, 2011 से 2014 के पीरियड को, आपको एक षड्यंत्र के रूप में भी देखना चाहिए। ये षड्यंत्र, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी विदेश का किसी दूसरे देश का षड्यंत्र था, हो भी सकता है, फंडिंग बाहर से भी आ सकती है, अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलनों को, या फिर ये अंदर के स्तर का जो डीप स्टेट है, आरएसएस का, बीजेपी का, और उससे जुड़े संगठनों का, और उससे जुड़े ऐसे इंडिविजुअल्स का जो दिल से आरएसएस वाले हैं, लेकिन आरएसएस के साथ खड़े हुए दिखते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, आरएसएस के लिए काम करते रहते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अचानक ही कोई रामचंद्र गुहा खड़ा होता है और आपको पता चलता है कि अरे ये तो आरएसएस जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले 12 सालों में देखी हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री उस समय, और बहुत सारे चिंतक, विश्लेषक, प्रताप भानु मेहता, और ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो एकदम से मोदी में संभावना देखने लगे और अन्ना आंदोलन को सपोर्ट करने लगे। ये तमाम चीज़ें हुई। आज इसका हम रिग्रेट ही कर सकते हैं, हम इसका अफसोस मना सकते हैं। हम एक अच्छा मौका गंवा चुके हैं इस षड्यंत्र की वजह से। अगर आप षड्यंत्र ना भी माने तो भी मैं वो एक ये लोग कसूरवार तो हैं ही, उसमें चाहे अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग हों, चाहे आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हों, चाहे कारपोरेट के लोग हों, जिन्होंने भी उस सरकार के खिलाफ एक नकारात्मक कैंपेन चलाई। किसी भी सरकार के खिलाफ अगर उस सरकार में खामियां हैं, कैंपेन चलनी चाहिए, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए, और उसे दंडित भी करना चाहिए
अगर वो गलत दिशा में चल रही है। लेकिन अगर 2011 में वो एक दिशा में चल रही थी, उसके फल हमें सामने नज़र आ रहे थे, तो उसको सरकार को पटरी से उतारने के लिए अगर इस पैमाने का षड्यंत्र रचा गया, जिसमें मीडिया की भी भागीदारी हो गई, और हमने देखा कि 2014 में एक ऐसा नेता इस देश का प्रधानमंत्री बना जो झूठ पर आया था, जिसने गुजरात के विकास मॉडल का झूठ प्रचारित किया, जिसने हिंदुत्व को एक सकारात्मक अर्थ में पेश किया और लोग धोखे में आ गए, झांसे में आ गए उसको जिताने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि उस विचारधारा ने, उस झूठ ने भारत की अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान किया है, पूरे भारत का कितना नुकसान किया है, भारत के तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका कितना नुकसान किया है। और ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई में हो सकता है कि 20, 30, 40 साल लग जाएं। अब हम बहुत पिछड़ चुके हैं चीन से। आज अर्थव्यवस्था हमारी जहाँ खड़ी है वहाँ से आगे बढ़ना तो दूर, जहाँ हैं वहाँ पर कायम रहना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले तक शोर मचता था, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, अब वो गिर के 5वें पर पहुँच गई है, 6ठे पर भी पहुँच जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि दरअसल वो 8वें 9वें स्थान पर है, ये फर्जी डाटा की वजह से ये दिख रहा है। फिर अभी आपने देखा कि जो शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस है उसमें भारत 5वें स्थान से गिरकर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। साउथ कोरिया और जापान भी उससे आगे निकल गए हैं। रुपए के मामले में एशिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस रुपये का है। चीन की मुद्रा ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की मुद्रा भारत के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इन 12 सालों में ये सरकार कहाँ ले जाकर पटक रही है, और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो 2011 का सबक ये है, 2011 को याद करते रहिए कि षड्यंत्रों से देश किस तरह से ध्वस्त होता है, उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है और उसका भविष्य कैसे अंधकार में हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।